तो चलिए हम रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन को हाइगेन्स प्रिंसिपल की बेसिस पर समझते हैं। लेट्स स्टार्ट विद रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन में हम एक डेंसर मीडियम मानेंगे और इस डेंसर मीडियम और लाइटर मीडियम, रेयर मीडियम के बीच के इंटरफेस को हम एक्स वाई बुलाएंगे। रेयर मीडियम जो बाहर है उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम n1 मानेंगे और लाइट की वेलोसिटी v1 होगी, और डेंसर मीडियम में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होगा और लाइट की वेलोसिटी v2 होगी। So if parallel rays of light fall on the interface, वो obviously refract होंगे as shown in the figure. Now we have studied that जो wave front है वो हमेशा direction of propagation of light के perpendicular होता है। इसका मतलब AB मेरा incident wave front होगा because AB is the line perpendicular to the incident rays. अब हाइगन्स का प्रिंसिपल ये कहता है कि जो इंसिडेंट वेव फ्रंट है एट एनी पॉइंट t, उस पे जो भी पॉइंट्स है वो सेकेंडरी वेवलेट्स का सोर्स बन जाते हैं। इसका मतलब ए से भी वेव्स निकलेंगे और बी से भी वेव्स निकलेंगे। ए से जो वेव निकलता है वो इस आर्क को कवर करेगा बिकॉज इट विल फॉर्म अ स्फेरिकल वेव फ्रंट, एंड बी से जो वेव निकलता है वो भी एक आर्क बनाएगा। सो बी से जो वेव निकलता है वो सी तक पहुंच जाएगा इन सम टाइम, और उसी टाइम में जो ए से वेव निकलता है वो डी तक ही पहुंच पाएगा। नाउ व्हाई इज एडी लेस देन बीसी? बिकॉज इफ यू रिमेंबर, एडी जो पाथ है वो डेंसर मीडियम में ट्रैवल कर रहा है लाइट, और डेंसर मीडियम में लाइट स्लो होता है। बीसी रेयर मीडियम में हो रहा है और रेयर मीडियम में लाइट फास्टर होता है, एंड दैट इज व्हाई फॉर द सेम टाइम बीसी इज अ लॉन्गर डिस्टेंस देन एडी। So if we draw normals, angle I is as shown in the figure, and angle BAC is also equal to I if you do some geometry. Similarly, angle R is as shown in the figure, and angle ACD will also be equal to R. AB is the incident wave front. CD जो सेम टाइम पर ए और बी से जो वेवलेट्स निकले वो कहाँ पहुंचे, उन पॉइंट्स को जोड़ने पर जो लोकस मिलता है दैट वुड बी द रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट, तो वो सी डी होगा। नाउ बी सी हैज टू बी v1 इंटू टाउ, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन द रेयर मीडियम इंटू टाइम टेकन। एडी v2 इंटू टाउ होगा क्योंकि एडी जो डिस्टेंस है वो डेंसर मीडियम में फॉलो हो रहा है। अब ट्राइंगल ए बी सी में देख ले हम, तो मैं कह सकता हूं कि साइन ऑफ आई, साइन ऑफ बी ए सी हैज टू बी बी सी अपॉन ए सी, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री, which has to be v1 tau upon AC. अब ट्राइंगल ADC को देखूं मैं, तो क्लियरली साइन ऑफ R हैज टू बी AD अपॉन AC, और AD इज इक्वल टू v2 tau अपॉन AC. अब 1 और 2 इक्वेशंस को मैं डिवाइड करूं तो मुझे साइन I अपॉन साइन R v1 अपॉन v2 मिलता है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 1 अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम 2, क्योंकि AC कैंसिल हो जाता है। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन से मैं कह सकता हूं कि v1 अपॉन v2 इज n2 अपॉन n1, दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। v equals c by n, रेशियो ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन द एक्चुअल वेलोसिटी इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सो इससे मैं कह सकता हूं दैट n1 sin I is equal to n2 sin R, which is nothing but Snell's law. तो क्लियरली हाइगन के प्रिंसिपल से मैं स्नेल्स लॉ को प्रूव कर पा रहा हूं, which means there is some merit in Huygens principle. So let me now assume that medium 1 में wavelength lambda 1 था और medium 2 में light की wavelength lambda 2 थी। अब BC मैं मान सकता हूं वो lambda 1 है, right? तो मैं I can assume that B से C तक एक wave है, right? Which means V1 tau has to be equal to lambda 1. AD v2 टाउ के बराबर है, वो लैम्डा 2 होगा, राइट? क्योंकि सेम टाइम में वो वेव गया है A और B से, राइट? तो BC अपॉन AD लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 2 होगा, एंड दैट इज नथिंग बट V1 अपॉन V2, which is the velocity of light in medium 1 upon velocity of light in medium 2. इस इक्वेशन को मैं रीअरेंज करूं तो V1 अपॉन लैम्डा 1 V2 अपॉन लैम्डा 2 के बराबर मिलता है मुझे, और हम जानते हैं V बाई लैम्डा इज नथिंग बट द फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्शन में लाइट का वेवलेंथ बदलता है, लाइट की वेलोसिटी बदलती है, बट लाइट की फ्रीक्वेंसी जो v बाई लैम्डा है वो कांस्टेंट रहती है। तो चलिए देखते हैं रिफ्लेक्शन कैसे वर्क करता है इफ वी अप्लाई हाइगन्स प्रिंसिपल। तो लेट्स टेक अ मिरर XY,
एक सीरीज ऑफ पैरेलल रेज हैं जो इंसिडेंट है इस मिरर पर और रिफ्लेक्ट होके जाती है। हाइगन्स प्रिंसिपल के हिसाब से वी विल टेक अ वेव फ्रंट ए बी को वेव फ्रंट में इसीलिए ले रहा हूं क्योंकि वेव फ्रंट हमेशा रेस के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है और ए बी क्लियरली दोनों इंसिडेंट रेस के परपेंडिकुलर है। अब ए विल एक्ट एज अ सेकेंडरी सोर्स और उससे एक वेव लेट निकलेगा जो इस आर्क के रेडियस तक जाएगा और जो बी से निकलेगा वो सी तक जाएगा। तो इसका मतलब यह है दैट सी डी विल बी द रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट ज्वाइनिंग सी एंड डी। बी से जो सी तक पहुंचा है उसी टाइम पे ए से डी तक पहुंचा है। नाउ इफ वी ड्रॉ द नॉर्मल फॉर बोथ ऑफ दीज इंसिडेंट रेस एज इंडिकेटेड हियर, दिस इज द इंसिडेंट एंगल और वो एंगल BAC के बराबर होगा। दिस इज द रिफ्लेक्टेड एंगल और वो एंगल DCA के बराबर होगा बाय सिंपल ज्योमेट्री। AB इंसिडेंट वेव फ्रंट था, CD रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है और XY रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। अब BC V टाउ के बराबर है। AD इस बार BC के बराबर होगा बिकॉज बोथ ऑफ दीज हैपन इन द सेम मीडियम। सो AD विल बी इक्वल टू BC, दैट इज ऑल्सो इक्वल टू V टाउ। नाउ हम ट्राइंगल DAC और BAC को देखें, राइट? बोथ ऑफ देम आर कॉन्ग्रुएंट टू ईच अदर। तो मैं कह सकता हूं दैट एंगल I विच इज एंगल BAC has to be equal to angle R which is angle DCA by corresponding parts of congruent triangles जो आपने मैथमेटिक्स पढ़ी है 10th स्टैंडर्ड में। एंड हेंस हाइगन्स प्रिंसिपल से रिफ्लेक्शन का लॉ भी प्रूव हो जाता है। अब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन रे ऑप्टिक्स में सेम होते हैं। सो प्रिज्म्स, लेंस एंड मिरर्स रे ऑप्टिक्स में जो बिहेवियर है वही बिहेवियर यहां पे भी होगी। सो दिस प्रूव्स दैट हाइगन्स प्रिंसिपल वायलेट नहीं करता है रे ऑप्टिक्स के लॉज को। तो चलिए देखते हैं वेव फ्रंट्स का बिहेवियर कैसे होता है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बाद फॉर अदर सर्फेसेस। सो लेट्स टेक कॉनकेव मिरर रिफ्लेक्शन। सो कॉनकेव मिरर में हम जानते हैं जो पैरेलल रेज हैं वो रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज होते हैं। तो वेव फ्रंट को क्या होगा, इनिशियली प्लेन होंगे बट देन वो कन्वर्ज होते हुए कर्व्ड बन जाएंगे। वो कर्व्ड क्यों रहते हैं, बिकॉज द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपगेशन ऑफ लाइट के परपेंडिकुलर होना पड़ेगा वेव फ्रंट के लिए। और क्योंकि जाते हुए पैरेलल है तो प्लेन रहता है, बट आते हुए आफ्टर रिफ्लेक्शन व्हाट हैपेंस इज वो कन्वर्ज हो रहा है, इसीलिए वो वेव फ्रंट को भी मोड़ना पड़ रहा है। दैट यू कैन क्लियरली सी इन दिस डायग्राम। सो AB इंसिडेंट वेव फ्रंट है जो प्लेन वेव फ्रंट था, बट CD कर्व्ड वेव फ्रंट बन जाता है which is because it undergoes reflection in a concave mirror. कॉन्वेक्स मिरर में क्या होता है, ऑब्वियसली डाइवर्ज होते हैं। तो वेव फ्रंट इनिशियली AB वो आगे की तरफ जाता है टुवर्ड्स द मिरर, बट क्योंकि इट हैज अ कर्व्ड सरफेस, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है वो कर्व्ड होगा। इट विल बी कर्व्ड इन द सेम नेचर एज द कर्व ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर और वो ऐसे लगेगा कि कॉन्वेक्स मिरर के एक पॉइंट से वो वेव फ्रंट निकल रहा है। It will feel like it is emerging from a point inside the convex mirror. So AB is the incident wavefront जो straight है, CD curved wavefront है जो reflected है। So let's take lenses behavior. हम पहले convex lens लेते हैं। Convex lens rays को converge करता है। So AB is the incident wavefront. अब clearly what will happen is, क्योंकि the wavefront has to be perpendicular to the direction of propagation, जो रिफ्रैक्ट होके जो वेवफ्रंट बनते हैं वो कर्व्ड हो जाएंगे एज शोन इन द फिगर। कॉनकेव लेंस में भी कर्व ही होगा बट उल्टी दिशा में कर्व होगा। सो प्लेन वेवफ्रंट विल गेट इंसिडेंट बट बेसिकली इट विल अपीयर एज इफ वो किसी सेम पॉइंट से वो इमर्ज हो रहा है, वो रिफ्रैक्टेड वेवफ्रंट एज शोन हियर। इट सीम्स लाइक इट इज इमर्जिंग फ्रॉम दैट फोकल पॉइंट। So दोनों केसेस में AB is the incident wavefront, CD is the refracted wavefront. So even for a prism, what will happen? Prism भी basically deviate करता है the direction of a series of parallel rays. AB will be the incident wavefront and CD would be the refracted wavefront. Prism के केस में plane wavefronts remain plane wavefronts. So even for a prism like this,
a plane wavefront just changes its direction and moves in a different direction. So AB is the incident wavefront, CD is the refracted wavefront.